नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 66 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पसंद आए शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज़ों को ईस्ट इंडिया कंपनी लगाने की अनुमति किसने दिया। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में अंग्रेज़ों को ईस्ट इंडिया कंपनी लगाने की अनुमति किसने दिया था। ऑप्शन है दोस्तों, अकबर ने, औरंगजेब ने, जहांगीर ने या फिर हैदर अली ने। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, जहांगीर ने। जहांगीर ने। दोस्तों, पहली ईस्ट इंडिया कंपनी कब लगाई जाती है तो हो जाता है 31 दिसंबर याद रखिएगा दोस्तों, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में या फिर वारेन हेस्टिंग के नेतृत्व में बंगाल में लगाया जाता है। बंगाल में लगाया जाता है, याद रखिएगा। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी लगाया जाता है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, और इसको लगाने की अनुमति दिया था जहांगीर ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल में बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए। किसके शासनकाल में दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेश दिए गए। दोस्तों, बौद्ध धर्म से रिलेटेड 4 संगतियाँ होती हैं। 4 संगति, याद रखिएगा, 4 संगति होती है, और ये चारों की चारों संगति बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कितनी संगतियाँ होती हैं? 4 संगति होती है। चारों की चारों संगतियाँ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये दोस्तों निम्न में से किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों के उपदेश दिए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों, बिंबिसार के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के बृहद मंदिरों के प्रवेश द्वार को, जो दोस्तों मंदिर बने होते हैं, मंदिर बने होते हैं, ये मान लीजिए मंदिर है कोई, इसका प्रवेश द्वार, जो प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश द्वार को उसको क्या कहा जाता है। मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको दोस्तों गोपुर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, गोपुर कहा जाता है दोस्तों, गोपुर कहा जाता है, गोपुर कहा जाता है। गर्भगृह किसे कहा जाता है दोस्तों? जहाँ पर मूर्ति स्थापित किया जाता है, मूर्ति जहाँ पर लगाया जाता है उसको गर्भगृह कहा जाता है, याद रखिए। शिखर दोस्तों उसको बोला जाता है जो ऊपर को ये ऊंचा वाला स्थान बना रहता है ऊपर मूर्ति पर, मंदिर पर, उसको बोला जाता है शिखर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तांबा किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तांबा किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत अपघटन के द्वारा। तांबा किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? विद्युत अपघटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, विद्युत अपघटन के द्वारा। दोस्तों, पीतल बहुत बार पूछता है दोस्तों, पीतल का मिश्र धातु क्या हो जाएगा दोस्तों? तांबा और जिंक, याद रखिएगा दोस्तों, तांबा प्लस जिंक हो जाता है पीतल का मिश्र धातु, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु के बारे में पूछा गया है, जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा ब्रोमीन, जो कि एकमात्र उपधातु है और जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एकमात्र उपधातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। और दोस्तों, बात करें ब्रोमीन का यूज कहाँ पर होता है, तो कीटनाशक दवाओं बनाने के रूप में होता है दोस्तों ब्रोमीन का यूज। औषधि बनाने में होता है दोस्तों, औषधि बनाने में होता है प्रयोग। और दोस्तों ये होता है कृषि रसायनों में बनाने के रूप में प्रयोग होता है। कृषि उर्वरक हो गया, रासायनिक उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया, और औषधि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद को दोस्तों जुड़वा शहर कहा जाता है। ये किस झील के साथ जुड़े हुए हैं? मान लीजिए एक हैदराबाद सिटी है, ये सिकंदराबाद सिटी है, तो ये दोनों बीच में कौन सा झील स्थित रहता है दोस्तों, जिसको ये दोनों आपस में जोड़े रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा है? हुसैन सागर झील। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों हुसैन सागर झील। और दोस्तों ये किस राज्य में पड़ते हैं?
ये होता है दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य में। और दोस्तों शेषनाग झील किस में पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में शेषनाग झील पड़ता है। और दोस्तों बात करें चिल्का झील, तो चिल्का झील हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा में। ये हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा में, याद रखिएगा, उड़ीसा में चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है। पिछौला झील की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में पिछौला झील, राजस्थान में, राजस्थान में पिछौला झील पड़ता है दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में, उदयपुर जिला में, याद रखिएगा, उदयपुर जिला में, राजस्थान के उदयपुर जिला में पड़ता है पिछौला झील। शेषनाग झील जम्मू एंड कश्मीर में, चिल्का झील उड़ीसा में, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये दोस्तों हैदराबाद और सिकंदराबाद, जो कि जुड़वा शहर कहा जाता है, इन दोनों के बीच में स्थित है। यहाँ से दोस्तों लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा या फिर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग, ये दोस्तों ये एक रोग होता है लाल सड़न रोग। गन्ने में लाल सड़न रोग किस कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा फफूंदी के कारण। लाल सड़न रोग होता है फफूंदी के कारण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैगजीन के कारण कौन सा रोग होता है? तो मैगजीन के कारण बात करें दोस्तों तो मटर का मार्स रोग, मटर का, याद रखिए दोस्तों, मटर का मार्स रोग होता है, मार्स रोग, मटर का मार्स रोग होता है मैगजीन के कारण। कापर के कारण क्या होता है दोस्तों? नींबू में डाईबैग रोग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नींबू में डाईबैग रोग, डाईबैग, याद रखिए दोस्तों, नींबू में डाईबैग रोग होता है। और जस्ते के कारण दोस्तों क्या होता है? धान में खैरा रोग, धान में खैरा रोग, खैरा रोग, धान में खैरा रोग होता है जस्ते की कमी से। दोस्तों मैगजीन की कमी से होता है मटर का मार्स रोग, कापर की कमी से होता है नींबू में डाईबैग रोग। ये डाईबैग रोग याद रखिए दोस्तों, नींबू में डाईबैग रोग कापर के कारण होता है, कापर की कमी से। और दोस्तों लाल सड़न रोग जो कि गन्ने में होता है फफूंदी के कारण। और जस्ते की कमी से दोस्तों धान में खैरा रोग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, BCG के टीका का खोज किसने किया था? BCG के टीका की खोज किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। BCG के टीका की खोज किसने किया था दोस्तों? तो ये हो जाएंगे अल्बर्ट कॉलमेट, अल्बर्ट कॉलमेट हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा BCG के टीका की खोज अल्बर्ट कॉलमेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कार्ल लैंडस्टीनर की बात करें दोस्तों तो रक्त समूह और RH फैक्टर, रक्त समूह और RH फैक्टर, याद रखिएगा RH फैक्टर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएंगे विषाणु की खोज किया था इन्होंने, विषाणु की खोज किया था। इवानोवास्की की बात करें दोस्तों तो पेनिसिलिन की खोज, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो ये जाएंगे इवानोवास्की ने दोस्तों पेनिसिलिन की खोज किया था। और इवानोवास्की ने दोस्तों जीवित कोशिका की भी खोज किया था, याद रखिएगा, जीवित कोशिका की खोज इवानोवास्की ने किया था। मृत कोशिका की खोज किसने किया था दोस्तों? ये कमेंट करके बताइएगा। कार्ल लैंडस्टीनर ने दोस्तों रक्त समूह RH फैक्टर की खोज किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों विषाणु की खोज किया था। इवानोवास्की ने दोस्तों पेनिसिलिन की खोज किया था। अल्बर्ट कॉलमेट ने दोस्तों BCG के टीका की खोज किया था। रेबीज के टीका की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। पोलियो के टीके की खोज दोस्तों लुई पास्चर ने। अगला क्वेश्चन, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों चारों के चारों ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बीजों का अध्ययन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बीजों का अध्ययन दोस्तों स्पर्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। बीजों का अध्ययन हो जाता है दोस्तों स्पर्मोलॉजी। दोस्तों टैक्सोनॉमी होता है, टैक्सोनॉमी में क्या होता है? टैक्सोनॉमी में तो टैक्सोनॉमी होता है दोस्तों जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, याद रखिएगा, जीवों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। हार्टिकल्चर क्या होता है दोस्तों? हार्टिकल्चर तो जगह बागवानी कहलाता है, हार्टिकल्चर बागवानी कहलाता है। बॉटनी
बोटनी क्या होता है दोस्तों? वनस्पति विज्ञान को कहा जाता है बोटनी। वनस्पति विज्ञान, याद रखिए दोस्तों, वनस्पति विज्ञान को बोटनी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान को बोटनी कहा जाता है, याद रखिएगा। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी। टैक्सोनॉमी में दोस्तों जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। हार्टिकल्चर होता है बागवानी, और दोस्तों बॉटनी होता है वनस्पति विज्ञान। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पूछा दोस्तों, कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी की बात करें दोस्तों तो मैना लोआ। मैना लोआ ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों। मैना लोआ विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, मैना लोआ। दोस्तों बात करें बैरन द्वीप। बैरन द्वीप की बात करें दोस्तों तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा बैरन द्वीप। दोस्तों कोटोपैक्सी की बात करें, कोटोपैक्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इक्वाडोर में पड़ता है कोटोपैक्सी। और कोटोपैक्सी दोस्तों सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ऊंचाई पर है दोस्तों कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में पड़ता है, याद रखें इक्वाडोर में। किलिमंजारो कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तो किलिमंजारो की बात करें तो किलिमंजारो हो जाएगा दोस्तों, कहाँ पर पड़ता है? इसको दोस्तों मृत ज्वालामुखी कहा जाता है, इसको मृत ज्वालामुखी कहा जाता है, याद रखिएगा। ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी कहा जाता है इसको, याद रखिएगा। ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तंजानिया में मृत ज्वालामुखी किसको कहा जाता है? तो हो जाएगा किलिमंजारो को। ये कहाँ पड़ता है? तंजानिया में। कोटोपैक्सी दोस्तों सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, बहुत ही बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में पड़ता है। मैना लोआ दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप पर स्थित है दोस्तों बैरन ज्वालामुखी। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कानपुर से 1857 के क्रांति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मतलब दोस्तों 1857 के जो क्रांति का विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कानपुर से किसने किया था? कानपुर में उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, कानपुर की बात करें दोस्तों तो हो जाएंगे मौलवी लियाकत अली, नाना साहब हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, नाना साहब। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, नाना साहब। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, नाना साहब। और दोस्तों बात करें दोस्तों मौलवी लियाकत अली कहाँ से किए थे? तो कानपुर से मौलवी लियाकत अली कानपुर से नेतृत्व किया था 1857 क्रांति के विद्रोह का। बेगम हजरत महल ये हो जाएंगे लखनऊ से, लखनऊ या फिर मगध से बोलिएगा। वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे दोस्तों बिहार से। दोस्तों नाना साहब कानपुर से, मौलवी लियाकत अली नाना साहब कानपुर से, मौलवी लियाकत अली कहाँ से हो जाएंगे दोस्तों? कानपुर के नहीं है ये हो जाएंगे दोस्तों इलाहाबाद से ये हो जाएंगे इलाहाबाद से या फिर प्रयागराज से। नाना साहब हो जाएंगे दोस्तों कानपुर से, मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से, बेगम हजरत महल दोस्तों लखनऊ से, वीर कुंवर सिंह बिहार से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहला सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में किस राज्य में पहला सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दोस्तों केरल राज्य में। अब किस जिले में हो जाएगा दोस्तों? कुन्नूर जिले में, याद रखें दोस्तों कुन्नूर जिले में केरल राज्य में पहला सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों किससे होता है ऊतकों का निर्माण? प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन से होता है ऊतकों का निर्माण, प्रोटीन से होता है। अगर दोस्तों बात करें अमीनो अम्ल की, तो अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है शरीर में? अमीनो अम्ल की संख्या होती है दोस्तों 20 अमीनो अम्ल की संख्या होता है। इसकी यूज कहाँ पर होता है दोस्तों? तो इसका यूज होता है एंजाइम की रचना के लिए। एंजाइम रचना में इसका
एंजाइम रचना में इसका यूज होता है, एंजाइम रचना में ये सहायक होता है अमीनो अम्ल। एंजाइम का बात करें दोस्तों तो भोजन पचाने में बहुत बड़ा योगदान होता है, भोजन पचाने में, भोजन पचाने में, भोजन पाचन क्रिया में, भोजन पाचन क्रिया में बहुत ही बड़ा योगदान होता है किसका, एंजाइम का। माल्टोज की बात करें दोस्तों तो स्टार्च के पाचन में किसका प्रयोग होता है, स्टार्च के पाचन में, स्टार्च के पाचन में, पाचन में अंतिम उत्पाद के रूप में किसका प्रयोग होता है, माल्टोज का। तो दोस्तों अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। अमीनो अम्ल का प्रयोग क्या होता है, किस लिए होता है, तो अमीनो अम्ल का प्रयोग होता है एंजाइम की रचना, फिर एंजाइम की रचना में या फिर एंजाइम के निर्माण में। एंजाइम का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, भोजन पाचन क्रिया में, भोजन को पचाने में प्रयोग होता है एंजाइम। प्रोटीन का दोस्तों निर्माण किससे होता है, उत्तकों से। शरीर में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है दोस्तों। माल्टोज की बात करें दोस्तों तो स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद के रूप में यूज होता है माल्टोज। उत्तकों का अध्ययन क्या होता है दोस्तों, तो हिस्टोलॉजी, उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस पुर्तगाली ने बीजापुर के सुल्तान, किस पुर्तगाली ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर कब्जा किया था। किस पुर्तगाली ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर कब्जा किया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस पुर्तगाली ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर कब्जा किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा इसका सही आंसर। अल्फांसो डी अल्मेडा ने या फिर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। भारत में सबसे पहले वो कौन सा पुर्तगाल आया था दोस्तों, तो वास्को डी गामा आए थे 1498 में, 1498 में, याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें दोस्तों कि अल्बुकर्क के बारे में, तो अल्बुकर्क हो जाएंगे भारत में सबसे पहला पुर्तगाली शासक। सबसे पहला पुर्तगाली शासक कौन थे दोस्तों, अल्बुकर्क, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मनीष तिवारी को। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा मनीष तिवारी को नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, सिंधुवासियों के दर्पण किस वस्तु के बने होते थे। सिंधुवासियों के दर्पण किस वस्तु से बने होते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तांबा से। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा तांबा से। सिंधुवासियों के दर्पण तांबा से बने होते थे। अगला क्वेश्चन, किसी भी राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, मतलब रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है। किसी भी राज्य के राज्यपाल की रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है, तो इसका आंसर है दोस्तों कोई निश्चित सीमा इसका नहीं है, कोई निश्चित सीमा नहीं है। और दोस्तों राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, न्यूनतम आयु की बात करें दोस्तों तो 35 वर्ष, 35 वर्ष याद रखिएगा, न्यूनतम आयु 35 वर्ष याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। इसके साथ दोस्तों एक शब्द और जोड़ा गया था, तो समाजवाद, समाजवाद याद रखिएगा। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, तो जगह दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन कब होता है, 1976 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में। इसके द्वारा दोस्तों संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद 2 शब्द जोड़े गए। और संविधान की प्रस्तावना को दोस्तों, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों लघु संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है, ये याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, 73वां तो हो जाएगा नगर पंचायत से, नगर पंचायत और फिर ग्राम पंचायत से, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। 74वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो नगर पालिका से, नगर पालिका से 74वां संविधान संशोधन, ग्राम पंचायत से दोस्तों 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, असुमेलित को पहचानिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, असुमेलित को पहचानिए। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने किस समाजवाद की स्थापना किया था, तो रामकृष्ण मिशन की, ये बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था, ये भी सही है।
राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ये भी सही है। इनके साथ दोस्तों एक आत्मीय समाज की भी स्थापना इन्होंने किया था, आत्मीय समाज को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ज्योतिबा फुले की बात करें दोस्तों तो ज्योतिबा फुले हो जाएंगे सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। आत्मीय समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज और आत्मीय समाज की स्थापना किया था। ज्योतिबा फुले ने दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, शारदा एक्ट अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा एक्ट अधिनियम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल विवाह से। बाल विवाह से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।